चलो आज का सेशन क्या हो गया नीरज बॉस। चलिए पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। सर कितनी बार इंट्रो दोगे, 100 बार सुन चुके हैं, बट न्यू स्टूडेंट्स के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए दे रहा हूँ। आप लोग चाहे तो कान बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। मैंने सीए के तीनों लेवल्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे। कोई भी दोबारा मुझे देना नहीं पड़ा है तो शायद मैं आपका दुख दर्द उतना नहीं समझता हूँ ऑनेस्टली। सीए फाउंडेशन जो उस टाइम पे सीपीटी था, उस टाइम पे फर्स्ट इन पुणे सिटी था मैं। देन सीए इंटरमीडिएट ऑल इंडिया रैंक 23rd, सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 25th। और 3 साल मैंने अपनी आर्टिकलशिप केपीएमजी से करी है, जो वर्ल्ड की 4 फर्म जो बड़ी फर्म्स है वहां से मैंने करी है। और 3 साल मैंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में काम किया। उसके बाद ये सब छोड़ छाड़ के मैं आज यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बिजनेस लॉस पढ़ाने वाला हूँ। ओके, बीसीआर में नहीं पढ़ाऊंगा, बिजनेस लॉस पढ़ाऊंगा। 60 मार्क्स का कवरेज हम लोग फास्ट ट्रैक में करेंगे। आज का जो सेशन होने वाला है उसमें मैं आपको कुछ एज सच बिजनेस लॉस के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। आज का जो फर्स्ट सेशन रहेगा वो ये रहेगा कि हाउ टू स्टडी बिजनेस लॉस। आज का जो सेशन है वो किसके ऊपर रहेगा? हाउ टू स्टडी बिजनेस लॉस एंड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, कि एग्जाम के लिए हम लोग बिजनेस स्टडीज की, बिजनेस लॉस की कैसे तैयारी करें कि भैया मार्क्स हमें मिल जाए। बस हमें मार्क्स मिल जाए। इस बार नॉलेज तो हमें बहुत मिल गई थी पहले भी, बट इस बार ही हम मार्क्स के लिए पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए। क्योंकि इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए? पास तो तभी करोगे जब मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई करी है बच्चों में कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो पहले उस पर डिस्कशन करते हैं एंड देन वी विल गो अहेड। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप वो भी बोल सकते हैं बिजनेस लॉस से रिलेटेड। एक तो पर्सनल प्रॉब्लम बताने लगे सर, वो रिप्लाई नहीं करती है सर। कुछ नहीं कर सकता, होता है इस एज में, नहीं करती है। सर कह रही थी कि मैसेज जो है, मैं रात को सो गई थी इसलिए ऑनलाइन दिखी रहेगी, फोन खुला था। हो सकता, आई डोंट नो मैम। चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट। तो बिजनेस लॉस की जब मैं बात करता हूं, आपको बुक्स मिल गई हैं क्या? क्वेश्चन बैंक तो एटलीस्ट मिल गया होगा, करेक्ट? क्वेश्चन बैंक तो सबको मिल गया होगा। तो बिजनेस लॉस में सबसे पहली जो चीज थी वो ये थी कि ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, करेक्ट? मतलब 12th तक अकाउंट्स तो पढ़ा होता है, मैथ्स भी पढ़ा होता है, इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, लेकिन बिजनेस लॉस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। और वो भी सीधा कहां पढ़ते हैं? सीए फाउंडेशन लेवल पे ही हमें पहली बार प्राणी जो है देखने को मिलता है, अजीब सा, करेक्ट? इसको पढ़ना है। और ये एक चीज बच्चों को नहीं समझ आती है कि ये थ्योरी पेपर है कि प्रैक्टिकल पेपर है, करेक्ट? इसको कैसे पढ़ना है? थ्योरी की तरह पढ़ना है या प्रैक्टिकल की तरह पढ़ना है? क्योंकि हम कहते हैं अप्लाई तो प्रैक्टिकल लाइफ में होगा, लेकिन क्वेश्चन थ्योरी भी आते हैं और प्रैक्टिकल के स्टडीज भी आ रहे हैं। तो ये मिक्स ऑफ बोथ है, करेक्ट? ये मिक्स ऑफ बोथ है। देन सेकंड चीज होती है कि समझ तो जाता है बट लिखें कैसे? लिखने की प्रैक्टिस 0 होती है, करेक्ट? सीधा पेपर में जाके पहली बार देखते हैं कि अरे आज लिखना पड़ेगा, कल तक तो बस रिवाइज कर रहे थे, बट फर्स्ट टाइम जाके वहां लिखना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम आती है। देन कितना कंटेंट लिखना है एक आंसर के लिए? एक विक्रम, कितना कंटेंट लिखना है एक आंसर के लिए? 4 मार्क के लिए कितना लिखना है, 7 मार्क के लिए कितना लिखना है? आइडिया नहीं है। हमें तो लगता है जितना आता है उतना लिख दो, चाहे 4 मार्क का क्वेश्चन हो चाहे 7 मार्क का क्वेश्चन हो, जो आ रहा है वो लिख दो, जितना उसकी श्रद्धा होगी वो हमें उतने मार्क्स दे देगा, करेक्ट? ये प्रॉब्लम आती है। देन डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और आपके प्रैक्टिकल केस स्टडीज आते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं सर इसको स्टडी कैसे करना है। लिखना तो ठीक है, आता नहीं, हमें ये भी नहीं पता चलता इस सब्जेक्ट को स्टडी कैसे करना, करेक्ट? धीरे धीरे हमें समझ आता है कि ऐसे पढ़ते हैं तो ये नहीं याद रहता, वैसे पढ़ते हैं तो ये नहीं याद रहता, कुछ भी याद नहीं रहता प्रैक्टिकली में, मतलब बेसिकली। ठीक है, तो पहली चीज पे बात करते हैं कि हम फर्स्ट टाइम इसे सीए फाउंडेशन लॉ में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे लिए न्यू सब्जेक्ट तो है, बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है कि इसको टैकल कैसे करना है।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको एक तो स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ही रीड करना है, और कोई बुक आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है फॉर दी कॉन्सेप्ट। उसमें क्वेश्चन कम है लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें 100%, यानी अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा तो वो भी आईसीआई के स्टडी मैट से आएगा, और कोई केस स्टडी आएगा वो भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही आता है। करेक्ट, बहुत रेयरली होता है कि उन्होंने खुद का केस स्टडी बनाने की मेहनत कर ली, ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है। अदरवाइज वो क्या करते हैं, जो एग्जांपल्स आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल में देते हैं उसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके आपके क्वेश्चन में डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट थिंग, आपके पास कोई भी बुक हो लेकिन आपको पढ़ना आईसीआई स्टडी मटेरियल से। क्लास में भी हम आईसीआई स्टडी मटेरियल ही फॉलो करते हैं। ठीक है, देन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बुक क्यों दी गई है, क्योंकि आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन है वो लिमिटेड है, एक यूनिट में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, उससे क्या होगा, हमारा कम से कम अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए ना। तो जो आपको बुक दी गई है उसमें टोटल 238 क्वेश्चंस के अराउंड है। ठीक है, तो दैट विल बी इनफ फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर राइटिंग प्रैक्टिस और याद करने के लिए। तो पढ़ना हमें स्टडी मटेरियल से। फर्स्ट रीडिंग जब हम करेंगे तो हम अच्छे से एक वर्ड बाय वर्ड हमें पूरा रीड करना है स्टडी मटेरियल समझ के, मतलब वहां पे अब हमें याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट रीडिंग जब हम करेंगे किसी भी यूनिट की, तो देखो ठीक है, फर्स्ट रीडिंग जब हम लोग करेंगे, करेक्ट, तो उसको हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है, कोई लाइन हमें मिस नहीं करनी है, इंक्लूडिंग इलस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग पॉइंट, जो भी लिखा हुआ है, कुछ भी दिया है आपने पढ़ लेना है, ऐसा मान के कि बस हमें रीड करना है। दिस इज फॉर, दिस फर्स्ट रीडिंग इज फॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग। ये जो आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, करेक्ट, फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, वो आपकी किस लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिर्फ आपको समझ आना चाहिए कि उसमें पूरा दिया क्या हुआ है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप उसे रट्टा मार नहीं पाओगे, करेक्ट, और रट्टा मार लोगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली याद ही करके जाना है। कुछ भी कर लो, मैं जितना भी कर लूंगी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन करना याद ही है, क्योंकि हमें वहां जाके हमें भी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी ही करना है पेपर में। अगर हमें जितने ज्यादा मार्क्स, जितना बेटर हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर पाते हैं स्टडी मटेरियल से, उतने ज्यादा मार्क्स हमारे बढ़ते चले जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग है कि फर्स्ट रीडिंग में करूंगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जैसे सपोज मैंने यूनिट 1 पढ़ा, ठीक है, उसकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर ली। मेरे को मान लीजिए मैं डेली 2 घंटे पढ़ता हूं, तो ये मेरे को इसमें 2 दिन लग गए पढ़ने में, हो सकता है। अपनी अपनी स्पीड है पढ़ने की, कोई एकदम दा, अच्छा दा लिखा है ऐसा हो सकता है, कोई होगा पूरी लाइन पढ़ के समझेगा, करेक्ट। तो जैसे भी आपकी स्पीड है उसके हिसाब से देन उस यूनिट को, अब सेकंड यूनिट पे नहीं जाना हमें, करेक्ट, सीधा ही अब फर्स्ट पढ़ ली सेकंड पे चलते हैं, नहीं, अब हमें करनी है उसकी सेकंड रीडिंग करनी है। अब ये जो रीडिंग है ये होगी लर्निंग के पर्सपेक्टिव से, रिमेंबरिंग के पर्सपेक्टिव से। तो यहां पे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, क्लास में तो हो गई थी लेकिन एक बारी खुद से भी हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। सेकंड रीडिंग जो मैं करूंगा वो किस लिए करूंगा, रिमेंबरेंस के लिए करूंगा, ठीक है, यानी याद करने के लिए करूंगा। इसमें क्या करता हूं मैं, इसमें अच्छी तरह अब उसको याद करने की कोशिश करता हूं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्या लिखना है। और यहाँ पे जो डेफिनेशंस होती हैं वो तो एकदम रट्टा मार लेनी है, मतलब वो हम चेंज नहीं करेंगे। यानी जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं ना वो आंसर में आपके चेंज नहीं होने चाहिए, बिकॉज लॉ ने कोई चीज डिफाइन करी हुई है तो उसका मतलब वही लिखना चाहिए जो उन्होंने बोला है। अब मैं उसमें अपने वर्ड्स रिप्लेस नहीं कर सकता हूं, ठीक है। सेकंड चीज आप कहां पे चेंज नहीं कर सकते हैं, हेडिंग्स में नहीं चेंज करेंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। कई क्वेश्चन आपके हेडिंग्स वाले होते हैं जिसमें कि वो बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस के पॉइंट्स बता दीजिए 8, करेक्ट, वैलिड एक्सेप्टेंस के रूल्स बता दीजिए, 8 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, तो वो 8 हेडिंग एज इट इज आपको कॉपी करनी है, उसमें हम लोग चेंज उसमें भी नहीं करेंगे। उसके अंदर के कंटेंट में हाँ हम चेंज थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उसके अंदर के कंटेंट में हम लोग चेंज कर सकते हैं, करेक्ट, लेकिन डेफिनेशंस और हेडिंग्स दोनों में ही चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब हेडिंग्स याद कैसे करनी है, आप चाहें तो उसके क्या बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं निमोनिक्स, ठीक है। आप उसके शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं निमोनिक्स। और मैं आपको एक ऐप भी बता देता हूं जिससे बन जाते हैं खुद ही, ठीक है। आई गेस वर्ड क्रिएटर ऐप है, मैं बता दूंगा, वर्ड क्रिएटर के हिसाब से है वो। आप जैसे अल्फाबेट डालते हैं ना उसमें, मतलब आप फर्स्ट अल्फाबेट डालिए, क्रिएट वर्ड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, तो वो वर्ड बना देता है, उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के कि उससे कितने वर्ड्स बन रहे हैं,
ठीक है, और जो आपको अच्छा लगे वो वाला वर्ड आप उसकी मेमोरी टेक्निक में रख सकते हैं। समझ गए क्या? तो इससे भी आप बना सकते हैं। जो खुद से नहीं बना पा रहे हैं वो लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं, वर्ड क्रिएटर से एकदम बन जाती है। मैंने बनाया है, मैंने देखे है कि हाँ बन जाती है, याद रहती है कि नहीं वो अलग बात है, बट बन तो जाती है। कह रहा है सर पेपर में मेमोरी टेक्निक तो याद है लेकिन उसके अंदर के पॉइंट नहीं याद है कि वो कौन कौन से पॉइंट से लिंक कर रहे थे। मेमोरी टेक्निक सारी याद करके तो अंदर की हेडिंग याद करना भूल गया सर मैं, रिवाइज करके गया तो सिर्फ मेमोरी टेक्निक याद करके। तो ऐसा नहीं करना है। हेडिंग्स, और इन हेडिंग्स को आपको डेली राइट करना है, डेली। सिर्फ अगर आप इसके डेली हेडिंग को राइट कर रहे हैं ना तो भी आपको याद रहेगा कि वो पॉइंट्स क्या। अगर आप डेली नहीं लिख रहे हैं, इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। सपोज मैंने फर्स्ट यूनिट पूरा याद कर लिया था, तो उसमें जो 5, 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चन थ्योरी के बन रहे हैं उसके सारे हेडिंग्स में सुबह उठ के लिख के देख लूंगा। तो इससे क्या होगा ना, मेरी प्रैक्टिस होती जाएगी कि एटलीस्ट हेडिंग्स तो भी मुझे हमेशा याद रहेंगे, हेडिंग्स तो भी हमेशा याद रहेंगे। और आप तो हमेशा कहते हो अंदर का कंटेंट तो मैं बना ही लूंगा, हेडिंग ही तो याद नहीं आते। करेक्ट, अंदर का कंटेंट, अंदर के कंटेंट में भी हम बोल रहे हैं चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें भी आप जो चेंज करेंगे ना, उसमें भी जो आप चेंज करेंगे उसमें क्या करेंगे, कीवर्ड्स उसमें आने चाहिए। करेक्ट, यानी लॉ की लैंग्वेज उसमें दिखनी चाहिए। एकदम लेमैन लैंग्वेज हमें लिखनी नहीं है कि जो हमें इंग्लिश आती है वो वाली हमें नहीं लिखनी है। करेक्ट, वो हमें नहीं लिखनी है। थोड़े बहुत लॉ के वर्ड यानी कंसिडरेशन ही यूज करना है, ऐसा नहीं करना है समथिंग हमने लिख दिया प्राइस पे कर दिया, नहीं। अगर कंसिडरेशन है तो वी विल यूज कंसिडरेशन वर्ड। करेक्ट, सो दोज वर्ड शुड कम, ताकि आपका जो है आंसर बढ़ेगा। उन्हीं को ही अंडरलाइन भी करना है, यानी जहां पे आपने हेडिंग्स के अंदर जो भी पॉइंट लिख दिया हेडिंग तो पहले ही वो उसको दिख जाएगी कि सही। क्योंकि एज अ एग्जामिनर मैं सबसे पहले यही चेक करता हूं कि सबसे पहला मेरा चेक रहेगा कि उसमें 8 हेडिंग है तो बच्चे ने 8 पॉइंट लिखे हैं कि नहीं, पहला चेक रहता है। ठीक है, अगर 8 है मतलब बच्चा ठीक है, नहीं तो 5 लिखे तो यही पॉइंट काट लूंगा। करेक्ट, 8 लिखे हैं इसमें, फिर मैं चेक करता हूँ अच्छा सारे हेडिंग ठीक लिखे, अच्छा हेडिंग भी ठीक लिखे हैं। फिर अंदर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहे हैं क्या, तो अगर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी से अंडरलाइन होंगे तो वो वही देखेगा और अगला पन्ना पलट लेगा। वो पढ़ने की भी कोशिश हो सकता है ना ही करे। करेक्ट, यानी शुरू के 1-2 क्वेश्चन पढ़ता है, शुरू के 1-2 क्वेश्चन पढ़ेगा कि बच्चे की क्वालिटी कैसी आ रही है, और वही हमारे आंसर बेस्ट होते हैं। करेक्ट, वो आंसर हम बेस्ट लिख देते हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी क्वालिटी, हेडिंग डेटोरेट नहीं करनी है, हेडिंग हमें सेम ही लिखनी है ताकि उसको पता ना चले। करेक्ट, और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देंगे तो मार्क्स हमें ज्यादा। यू हैव टू प्ले स्मार्ट, बिकॉज उसके पास 5 मिनट से ज्यादा नहीं है आपकी कॉपी पढ़ने के लिए। और मैं यहाँ पे जब कॉपी चेक करता हूँ लॉ की, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बार बार सजेस्टेड आंसर नहीं देखता हूँ, मैं एक बार सजेस्टेड आंसर को पूरा रीड कर लेता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड है। उसके बाद मैं कॉपीज पढ़ता हूँ और दोबारा सजेस्टेड नहीं देखता हूँ, बस चेक करते चला जाता हूं। करेक्ट, और शुरू की कॉपीज में टाइम लगता है, बट उसके बाद मैं एकदम प्रो बन जाता हूँ थोड़ी देर बाद ही। मतलब आफ्टर 5 to 6, 7 कॉपीज के बाद मैं 50 कॉपी बहुत जल्दी चेक कर लेता हूँ। मेरा 8 घंटे का टारगेट होता है, 50 कॉपी आज चेक करके दे देनी है। ऐसा 8-7 घंटे का कि फटाफट चेक करो और कर लो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ने कॉपी में नहीं लिखा होता, क्योंकि इट सेव्स माय टाइम एज अ एग्जामिनर। तो मुझे 2 ही चीजों में अच्छा लगता है, एक तो उसने बहुत अच्छा लिखा हो, करेक्ट, और एक उसने कुछ ना लिखा हो। क्योंकि बहुत अच्छा लिखा, मेहनत करिए, चेक करने में भी मजा आ रहा है, अरे कितना बढ़िया आंसर लिखा है। और जिसने कुछ नहीं लिखा है, चलो ठीक है पहले ही इसने कह दिया अरे क्या करना है लिख के, ठीक है, तो मेरा उसमें टाइम बच गया। टाइम तो नहीं खराब करा, लेकिन वो जो बीच के बच्चे होते हैं जिसे आता भी नहीं है और लिखना भी चाहता, तो वो लिख भी रहा है, 10 हेडिंग लिख गया, लेकिन 10 की 10 मेरे सजेस्टेड में से एक भी मैच नहीं हो रही हेडिंग उसने 10, क्योंकि वो बाजू वाला आंसर लिख के गया। मतलब जो उसके बाद अगले पेज में लिखा हुआ था ना स्टडी मटेरियल में आंसर, वो चिपका गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर उसे लिखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिखो तो अच्छे से लिखना, मार्क्स मिलते हैं। इवन अगर आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कई बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, वो मार्क्स कम अटेम्प्ट करते हैं बट मार्क्स अच्छे मिलते हैं। बट ये सबके साथ नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि राइटिंग जो होती है वो बहुत बुरी है बिजनेस लॉस के मामले में सबकी। तो मैं यही हमेशा सजेस्ट करता हूं कि कोई बात नहीं, पेपर आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करना, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना, क्योंकि हम भी दया खा के 1 मार्क तो दे ही देते हैं। उसने घटिया वाहियात लिखा होगा, लेकिन मैं कहता हूं यार 1 मार्क दे देता हूं, चलो कम से कम इसने 1 पेज भरा तो है, कुछ मेहनत तो करिए, 1 मार्क दे दिया। और वो 39 का 40, इवन जिसके 39 भी आते हैं तो मैं एक बार कॉपी दोबारा पलट ही लेता हूँ यार, कहीं पे पास होने के चांसेस तो इसके नहीं दिख रहे हैं क्या भाई। मेरे पास डिस्क्रिप्टिव है, थोड़ा वो तो कर ही सकता हूँ ना कि कहीं पे आधा बढ़ा दिया, कहीं आधा बढ़ा दिया, तो इसको मैंने निकाल दिया वैसा। तो मैं दोबारा एक बार उसी की कॉपी देखता हूँ जिसके 39 आते हैं, 35 की नहीं देखता, कहता हूँ कि तो 30 ही कर देने चाहिए था, ताकि इधर बुरा ना लगे ना भाई बाद में यार बहुत पास आके फेल हो गया। करेक्ट, तो फर्स्ट रीडिंग आप करेंगे, हर यूनिट की फर्स्ट रीडिंग करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेकंड रीडिंग करेंगे रिमेम्बरेंस के लिए,
उसके बाद उसको डेली रिवाइज करें। उसका और कोई भी उपाय नहीं है। मतलब इसको आप एक यूनिट को 20 to 30 मिनट्स देंगे और ये टाइम जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे ना कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब अगर मैं छठी सातवीं बार देख रहा हूँ ना तो हो सकता है मैं इसको फिर 10 ही मिनट देखूं और मेरे को याद आ जाएगा अच्छा ये पॉइंट थे। और अगर मैं हेडिंग लिख रहा हूं तो पक्का याद आ जाएगा। हेडिंग और कीवर्ड्स, हेडिंग मतलब इस हेडिंग के अंदर मैं कौन से कीवर्ड्स लिखने वाला हूं, इस हेडिंग के अंदर मैं कौन से कीवर्ड्स लिखने वाला हूं, तो आप जो है फास्ट रिमेंबर कर लोगे। ओके, क्लियर है क्या? कोई डाउट इसमें? देन फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकंड रीडिंग हो गई। उसके बाद इस यूनिट के जो आपको क्वेश्चन बैंक हमने दिया, करेक्ट, उस क्वेश्चन बैंक के और बाकी जो रेगुलर बच्चे हैं उनका पार्ट बी, करेक्ट, तुम्हारे लिए पार्ट ए पार्ट बी है ना, तो रेगुलर बच्चों के लिए पार्ट बी की बात कर रहा हूं मैं। तो जो क्वेश्चन बैंक हमने दिया है उसमें क्या करना है, अब आपको उस यूनिट के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि आप एक ही साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आप ट्रेंचेस में कर रहे हैं कि अब यूनिट 2 में चलते हैं। अब आप उसके सारे क्वेश्चंस भी रीड आउट कर लेंगे, यानी सारे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। एंड देन जब एक बारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी ये, तो आपको क्या कर देना है, इसकी डेली 3 क्वेश्चंस राइट करने हैं। 3 क्वेश्चन। सर आपने तो 4 बोला था, फिर मुझे लगा कि बच्चे 4 भी नहीं लिख रहे तो मैंने एक कम कर दिया, है ना। बच्चे तो 4 भी नहीं लिख रहे हैं तो मैंने कम कर दिया। मैंने कहा यार कम से कम 3 लिख लो। किसी का माइक ऑन है? हे भगवान। चलिए सॉरी। हाँ, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, आगे की अगर मैं बात करता हूं तो डेली अगर आप 3 क्वेश्चंस लिखेंगे, आपके पास अभी कितने डेज हैं, कितने डेज हैं एग्जाम के लिए? 90 तो होंगे, 3 मंथ है। 90 नहीं, चलो 80 मान लेते हैं, 10 दिन नहीं लिखोगे, मान लेते हैं 10 दिन नहीं लिखोगे तो 3 8 से कितना होता है? मैथ्स आती है ना, मैथ्स भी है ना? कह रहे सर कैल्सी निकाल लेता, रुक जाओ, कैल्सी अलाउड है हमें पेपर में। सो 240 क्वेश्चंस आपके राइट। और मैंने बुक में कितने कहे हैं? 238 थे। तूने तो भेजे थे 238। हाँ देख रहा है, 238 पलट मत अब तू, ठीक है। 238 है तो ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस लिख के हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप डेली 3 एक साथ बोलूंगा तो नहीं लिख पाओगे, बट डेली 3 बोलूंगा तो आराम से हो सकते हैं। इट विल नॉट टेक 3 क्वेश्चन अगर मैं 5 मिनट लेता हूं या 10 मिनट मान लो, तो इट विल टेक योर 30 मिनट्स टू राइट डेली लॉ। और ये होना ही चाहिए, 30 मिनट्स आप लिखो। यानी आप क्या करो, 1.5 से 2 आवर तो स्टडी करो और 30 मिनट्स राइटिंग प्रैक्टिस को दो। 30 मिनट्स आप राइटिंग प्रैक्टिस को दो। और सिर्फ हमें लिखने ही नहीं है, मतलब लिख लिए और आज का काम हो गया, नहीं, हमें उसको चेक करना है। हमें उसको क्या करना है, चेक करना है विद द सजेस्टेड आंसर जो आपको बुक में दिया हुआ है ना। तो क्या होगा ना, देखो, जब आप आंसर लिखोगे, ठीक है, तो उसमें टोटल मान लो आपने 10 पॉइंट्स लिखे, ठीक है। टोटल आपने उस आंसर में अपने जो कॉपी बनाई, कॉपी बना लेना और लिखना उसमें डेली, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं तो बेटर इंप्रूव नहीं हो पाओगे। अगर कुछ नया करना है जो पहले नहीं किया था, कुछ तो नया करोगे तभी तो पास होने के मार्क्स बढ़ेंगे। अगर सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे जो लास्ट टाइम करी थी, तो वही मार्क्स आएंगे ना जो लास्ट टाइम आए थे, करेक्ट। अगर अपने को मार्क्स चेंज करने हैं तो कुछ और एडिशनल एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सपोज आपने 10 पॉइंट्स लिखे, सजेस्टेड आंसर में मान लीजिए 10 ही पॉइंट्स है। गुड, आई लाइक इट। सजेस्टेड में भी 10 थे और मैंने भी 10 लिखे। कितने खुश हो गए आप देख के, कह रहे 10-10 पॉइंट मैच हो गए। अब आपने उसको मैचिंग करी, पहले हेडिंग्स की मैचिंग करी, तो हेडिंग्स में पता चला कि आपके 5 इसमें से मैच हो गए, ठीक है। यानी 5 मैच हो गए, तो इसका मतलब 5 क्या हो गए आपके एक्स्ट्रा जो मैच नहीं हो रहे। ये तो गलत है, तो ये आपको नेक्स्ट टाइम इस आंसर में नहीं लिखने ना, ये नेक्स्ट टाइम आपको इस आंसर में
नहीं लिखने हैं, और यहां पे 5 पॉइंट आपके क्या रह गए, मिसिंग रह गए। ये आपको रिवाइज करने की जरूरत है, यानी ये आपको लर्न नहीं है, तभी तो आप नहीं लिख पाए, वरना लिख लेते ना। करेक्ट। तो ये आपको ये एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ लिख रहे हो तो हो सकता है आप गलती लिखते जा रहे हो सकता है ना आप गलती लिख रहे हो, डेली लिख रहा हूं लेकिन गलत लिख रहा हूं, तो मार्क्स मिलेंगे क्या? पेपर में भी जाके लिख, सर मैंने सर 3 क्वेश्चन रोज लिखे थे सर, फिर भी मैं इस बार फेल हो गया सर, ये कैसी स्ट्रेटेजी दी थी आपने? मैं डेली लिख रहा था, फिर उसकी कॉपी चेक करी, मैंने देखा हाँ लिख तो डेली रहा था यार। फिर मैंने बुक से देखा, जैसी का ही आंसर है, कह रहा हाँ सर मैंने देखो लिखा है, मैच क्यों नहीं हो रहा है? मैच भी करना था, इन्हें मैच भी करना था। आपने तो कहा था 3 लिखने थे मैच बेटा, क्योंकि एग्जामिनर तो वही मैच करने वाला है ना, वही मैच करने वाला है, पूरे मैच नहीं करेगा बट एटलीस्ट उससे देखेगा, क्योंकि उसके पास वही है, वही कॉन्सेप्ट है। तो हमारे जितना ज्यादा उनके सजेस्टेड आंसर से मार्क्स मैच करता है, उतने ज्यादा हमारे मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं। क्लियर है क्या? 3 क्वेश्चन हमें डेली राइटिंग करने हैं। फर्स्ट रीडिंग सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल से करनी है। क्वेश्चन बैंक हमने आपको पूरा दिया हुआ है, जिसमें आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन, और तो कोई सोर्स मुझे पता नहीं है जो आईसीआई देती होगी, तो वो सारे सोर्स के हमने क्वेश्चन उसमें डाल के कंपाइल कर दिए हैं कि आपको एक जगह पे सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, उतना आपने कर लिया, मोर देन इनफ हो जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज जब आप दोगे तो आपको आपकी सच्चाई पता चली जाएगी। पहले टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हो। जब 50% का टेस्ट होगा 80 मार्क्स के लिए, अगर आप में आपके उसमें 60 नहीं आ रहे, 60 मार्क्स क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आधे ही सिलेबस का टेस्ट है ना यार, है ना। जब पूरे का होगा तो और कम होंगे ना, तो आधे ही सिलेबस का अगर मैं आधे ही याद नहीं रख पा रहा हूं तो पूरा क्या ही याद रखूंगा। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर आपके 80 में से 60 आने चाहिए फर्स्ट टेस्ट में, सेकंड जो 50% का उसमें भी हमारा टारगेट होना चाहिए 80 में से 60, और जो थर्ड है उसमें भी 100 में से 60। मतलब मार्क्स नहीं बढ़ा रहा हूं, बट आज मैं ऐसा नहीं एकदम आपको कह रहा हूं 80-90, हमें पता है हम कहाँ हैं, मेहनत कर रहे हैं, 60 निकल जाए, क्योंकि निकलना जरूरी है। और ये ऐसा मत करना कि अगर आपका इकोनॉमिक्स फेवरेट है तो उसी को पूरा दिन लेके बैठे, करेक्ट, वो आपको नहीं करना है, बिकॉज उसमें तो आप पास हो जाओगे। जिसमें आपको दिक्कत है उसको हमें ज्यादा पढ़ना है, यानी जिसमें आपको प्रॉब्लम लग रही है उसी सब्जेक्ट को हमें ज्यादा टाइम देना है जो हमारा फेवरेट। और सेम गोज फॉर लॉ के चैप्टर्स ऑल्सो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के शुरू के 3 यूनिट मेरे फेवरेट है, मैंने उन्हें अच्छी तरह याद कर लिया है, कहीं से भी पूछ लोगे लाइन तो मैं बता दूंगा ये कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन लास्ट के 3 यूनिट आई हेट दैट, करेक्ट, आई डोंट लाइक दैट, तो मैं उन्हें बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहा हूं। ऐसा भी नहीं करना, यानी मैंने आपको बोला टाइम ज्यादा देना है, तो उसमें भी आपको जो नहीं आ रहा है उस पर अपने को थोड़ा सा टाइम तो डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप देख रहे हो कि आते हैं उन यूनिट से भी। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उन्हें बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो बच्चों को प्यारा नहीं लगता वो उन्हें प्यारा लगता है, करेक्ट। यूनिट 4 भी उन्हें बहुत प्यारा लगता है कि कहां से जा रहा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बस उतना ही है, उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो आपको करने पड़ेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में यूनिट 2, कुछ यूनिट्स हैं जो उनको पता है कि बच्चों को थोड़े से डिफिकल्ट जाते हैं, करेक्ट। और कंपनी एक्ट को तो हम लोग इज्जत देते ही नहीं, हम लगता है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है। और उसमें भी 60 मार्क्स के लिए बिजनेस लॉ है, 40 मार्क्स के लिए बीसीआर है, तो हम बिजनेस लॉ ही पढ़ते रह जाते हैं, बीसीआर को कभी पढ़ते ही नहीं है, तो बीसीआर हमें फेल करा देता है। बिजनेस लॉ में 60 में से तो हम ले आए 35, लेकिन बीसीआर ने हमें फेल करा दिया, क्योंकि बीसीआर हमने सही से इज्जत उसको नहीं दी थी जितनी हमने लॉ को इज्जत दी। तो हमें बीसीआर एक्चुअली में आपको बहुत फायदा भी देगा, इजी है, अगर आप थोड़ा सा उस पर भी टाइम डिवोट करोगे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग कि 5 दिन लॉ पढ़ो, 2 दिन बीसीआर पढ़ो, या 4 दिन लॉ पढ़ो, 3 दिन बीसीआर पढ़ो, बट उसे पढ़ो, उसे ऐसा मत रखो कि मैं लास्ट में जाके पढ़ूंगा। कई बच्चे होते हैं मैं लास्ट के 10 दिन पढ़ लूंगा, बीसीआर को 40 मार्क्स का हो जाएगा। अबे 3-4 महीने तू लॉ पढ़ता रहा, वो तेरे से नहीं हुआ सही से, और तू सोच रहा है कि 10 दिन में सिर्फ बीसीआर पढ़ लूंगा तो मुझसे हो जाएगा। तेरे क्लास में भी तो 10 दिन में हो गया था, लेकिन उन्हें पेपर थोड़ी देना, हमें देना है ना पेपर, तो और नो, करेक्ट। तो ये आपको बेटा ध्यान रखना है बीसीआर का भी, यानी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बीसीआर को आप इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। मैं तो उसे 50 मार्क्स का ही मानता हूँ, लिखने के लिए 40 का, बट आई ट्रीट इट एज 50 ओनली, क्योंकि उसकी आपको अलग से बुक दी गई है ना दोनों की, और दोनों की बुक अगर मिलाओगे तो सेम ही साइज की है क्या? किसकी ज्यादा है?
लॉ की बहुत ज्यादा है क्या? थोड़ी। थोड़ा सा ही फर्क है ना। हाँ, तो मतलब उतना ही है कि अपने को बीसीआर भी पढ़ना है। कितने बच्चे जो यहाँ पे जो सिर्फ लॉ की वजह से लटक गए फाउंडेशन में, जिन्हें लगता है कि ये लॉ, एक तो मैथ्स होता है, दो ही क्रिमिनल्स हैं एक्चुअली में फाउंडेशन के, दो बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, एक लॉ और एक मैथ्स। और जितने बच्चे फेल होते हैं सीए फाउंडेशन में, उसमें 80% बच्चे लॉ की वजह से फेल होते हैं, और बाकी जो बचे वो 20% है, वो लॉ और मैथ्स की वजह से फेल होते हैं। क्लियर है क्या? यही मोस्टली यही सिनेरियो देखा जाता है। तो और उसमें प्रॉब्लम भी ये आइडेंटिफाई की जाती है, एक तो वो याद नहीं कर पाते, कई बच्चों को याद नहीं रहता, समझ जाता है सब कुछ बट याद नहीं रहता। तो याद नहीं रहने के लिए मैंने आपको बता दिया, डेली रिवीजन, डेली रिवीजन, डेली हेडिंग राइटिंग, रिवीजन हेडिंग राइटिंग, रिवीजन हेडिंग राइटिंग, बस आपके दिमाग में वो फिट हो जाना चाहिए। क्योंकि आपको बस ऐसा होता है ना, जैसे हमने खा लिया और पेपर में जाके वॉमिट कर दिया, वही है। ऑनेस्टली बता रहा हूं, कुछ और नहीं है। अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि कंसेप्चुअली पढ़ लो, पास हो जाओगे। मैं आपको केस स्टडी पूछूंगा, आप लोग सही आंसर दे पाओगे। यहाँ कोई भी केस स्टडी पूछूंगा, आप बता पाओगे कि ये इस केस कर सकता है, नहीं कर सकता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको समझ चुका है। आपको क्या नहीं समझा है कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, राइटिंग कितनी करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कौन सा वर्ड अंडरलाइन करना है, कितनी देर, कितनी बार उसका रिवीजन करना है। करेक्ट? तो ये सब आपको जो है बहुत ही करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया है फॉर दी राइटिंग प्रैक्टिस, तो याद भी करना उसी से। और मैंने आपको बता दिया कि अपने को फॉलो कैसे करना है, मतलब पूरी यूनिट कंप्लीट करनी है अपने को, उससे पहले आगे नहीं जाना, यूनिट वाइज जाना, यूनिट वाइज जाना, अच्छी तरह कंप्लीट कर लेना और उसको क्यूमुलेटिव रिवीजन करते जाना है फर्स्ट। देन ऑडियो रिवीजन जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यूनिट वाइज, तो आप उनको भी सुन सकते हैं कि बॉस ऑडियो रिवाइज कर लिया आपने पूरा, एक बार ही सुना, जैसे आप गाने सुनते हैं ना, करेक्ट, वैसे ही आपने गुरप्रीत सर के भजन सुनने हैं, करेक्ट, और उनको लगा लेना है। मैं ट्राई करूंगा कि यूनिट जितने कम मिनट्स में कवर हो जाए और जितनी फास्ट हो जाए उतना बेटर रहेगा। तो आपको बस बुक सामने रखनी है, कान में लगाना है और सोना नहीं है, करेक्ट, उसमें सुनना है कि आंखें बंद करके सुनना है उसे, आंखें बंद करके सोना नहीं है, और सुन के आपको रिवाइज हो जाएगा आपका पूरा यूनिट, ठीक है? ओके। देन सेकंड चीज, हम आपको एक समरी बुक देंगे, चार्ट बुक रहेगी, मतलब मेनली वो क्या रहेगी, चार्ट बुक रहेगी, जिसमें आपके चैप्टर जो है वो बहुत कम पॉइंट्स में, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ना हेडिंग्स, वो एटलीस्ट आप उसको देख के रिवाइज कर सकते हो कि हेडिंग्स उसमें सारी चार्ट फॉर्म में दी होगी, तो आपको रिवाइज करते आएगा। मोस्टली मैंने निमोनिक्स भी बना के उसमें जहां मुझे लगे मैंने डाल दिए, बट अगर आप अपने बना सकते हो और बेटर है, मुझे भी बताना, मैं अगली बार उस बुक में डाल दूंगा, करेक्ट, अगर वो अच्छा लगा तो, है ना? पता चला कुछ और ही भाई ऐसा बनाया हुआ है, बच्चों को बता भी नहीं पा रहा हूँ मैं वो क्या बनाया था, बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना? तो वैसा नहीं करना है, बट निमोनिक्स आप अपने बना सकते हैं, चार्ट फॉर्म में रहेगी वो बुक, वो आपको मैं दे दूंगा, उसका सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा और हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो है। एक और चीज मैंने डेवलप करी है, दैट इज अ स्टडी प्लानर, जो आपका 90 डेज के लिए बनाया है। तो उसमें क्या किया है, वो डेली टू डू वाला लिस्ट होता है ना, कई बच्चों के पास टू डू लिस्ट नहीं होती है, तो उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। एक्चुअली मैं तो उसको बहुत फॉलो करता हूँ जब भी एग्जाम्स के लिए पढ़ना होता है, जिंदगी में नहीं करता, ठीक है? तो आपको उसे क्या करना है, फॉर्मेट लाया हूँ, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये रहा प्लानर, खुल रहा है शायद, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ उसको यूज कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, तो ये पेज रहेगा आपका, ठीक है? दिस विल बी योर स्टडी प्लानर पेज। आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले, ठीक है, जब आप चैट कर रहे होते हैं किसी से, उस टाइम पे सोने से जस्ट पहले आपको कल का प्लान करना है, इस पे डेट लिखनी है अगले दिन की, ठीक है? डेट लिख ली, डे का शेड्यूल मैंने इसमें 1 आवर वाइज दिया, देखो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है, 6 बजे सुबह, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके घड़ियां बनी हुई है, तो आप उसमें लिख सकते हैं इस 1 घंटे क्या करना है, इस 1 घंटे क्या करना है, इस 1 घंटे क्या करना है, तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है? ये आपके 6 बजे से लेके
12 बजे तक 18 घंटे हैं, उसमें आपका खाना पीना क्लास व्लास सब आ जाएगी, बट ये आपको कर लेना। ये हो गया, हमने रात को ही बना के रख लिया, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैंने दिए टॉप प्रायोरिटी लिस्ट। टॉप प्रायोरिटी मतलब 3 काम जो पक्के होने चाहिए, जो होने ही चाहिए, मतलब इसके बिना हम सोएंगे नहीं, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है। तो यहां पे नॉर्मली मैं लिखता हूं डेली शेड्यूल में कि 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ना है, करेक्ट, 2 घंटे मैथ पढ़ना है, 1 घंटे, और वो भी किस आवर में करना है, तो वो भी आप प्लान कर सकते हो, है ना, वो भी आप प्लान कर सकते हो। देन टॉप प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी को छोड़ के जो आपकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है बट करना चाहते हो, जैसे आप इसमें लिखोगे डेली 3 क्वेश्चन लिखने हैं, तो वो यहां लिखोगे करना चाहता हूं लेकिन प्रायोरिटी एज सच नहीं है, करेक्ट, बीसीआर, ठीक है। देन बिजनेस लॉस, ऊपर लिखा हुआ अकाउंट्स इको बीसी गेट, और मैं, करेक्ट, ऐसा आप कर सकते हो, मैं मान रहा हूं ऐसा आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने लिख के तो नहीं दिया। ये चीज हो गई। देन ये आपको रात को बना लेना। अब क्या होगा, नोट्स ये आपको उसी टाइम जब आप नेक्स्ट डे का बना रहे हैं तो पिछले पेज पे नोट्स पे लिख लेना है कि आज आप क्या क्या कंप्लीट कर पाए, मतलब आज का दिन कैसा रहा, ओके था, पढ़ पाया नहीं, आज टाइम बर्बाद कर दिया, वो आप लिख सकते हो कि आज तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई और कल का पता नहीं, करेक्ट, ये चीज हो गई। देन नंबर्स ऑफ आवर्स स्लेप्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कितने आवर्स सोए थे, तो सुबह उठते लिख लेना कि भैया 7 घंटे सोया था, 6 घंटे सोया था, जितने भी घंटे आप सोए थे। कुछ एक्सरसाइज करी क्या, मुझे पता है कभी टिक नहीं होगा, है ना, डिड सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, कह रहा खाना खाया था, क्या वो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता क्या, हो सकता होता हो, चलो। हेल्दी डाइट, खाना खा रहा हूँ, कुछ हेल्दी खाया था, बाहर के समोसे और बाहर का खाना अवॉइड ही करना। लर्न समथिंग न्यू, है ना, रोज आपके लिए लर्न समथिंग न्यू रहेगा ही रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे ही, तो वो चीज, मतलब पुराना रिवाइज नहीं करते बेटा, कुछ नया भी मैंने आज किया है। और पानी के 8 गिलास पानी पिया है कि नहीं, वो भी, मतलब जब आप पानी पिएंगे तो टिक मार सकते हैं। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि बॉस हर चीज आपकी टेक केयर करी गई है, ठीक है। लेकिन ये आपको क्या करना है, रात को रोज लिखना है। मैं यही करता था जब मैं पढ़ाई करता था, रोज मेरे पास ये स्टडी प्लान नहीं था, मैं स्टिकी नोट लगाता था, मैं रात को स्टिकी नोट पे लिख लेता था, उसको अपने टेबल के आगे लगा लेता था, और जैसे जैसे वो कंप्लीट होते जाते थे 2 चीजें करता था, ठीक है, ये हो गया, वो काटता चला जाता था, मतलब वो काम हो गया, वो काम हो गया, उसको कटिंग करता था। और अलार्म मैं उसी हिसाब से फोन में लगा लेता था, मतलब अगर 6:30 से 8:30 बोला है ना, तो लॉ पढ़ना है, तो 6:30 बजे का अलार्म लगाओ, 8:30, तो 6:30 लॉ स्टार्ट हो गया, अच्छा अलार्म बन गया, चलो लॉ करते हैं। फिर क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा ना, अगर कोई चीज मुझे याद नहीं दिलाएगी कि बहुत अगली चीज का टाइम हो गया, 8:30 बजे अलार्म दोबारा बजा, अब मैं अच्छा दूसरे सब्जेक्ट का टाइम हो गया, लेकिन थोड़े से 2-3 पेजेस बचे, इसे रोकता हूं, पहले 2-3 पेजेस कंप्लीट कर लेता हूं, फिर लेकिन याद आ गया कि बहुत अब अपने को अगले उस पे जाना है, अपने को अगली चीज कवर करनी है। तो आपके अलार्म जो होंगे, करेक्ट, जो मोबाइल में जो आप लगाएंगे, जो टन 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 करके बजेंगे, जैसे आप सुबह स्नूज करते रहते हैं 100 बार, 10 अलार्म लगाए, 10 के 10 स्नूज हो रहे हैं, करेक्ट। कल मैं 4 बजे उठूंगा पढ़ने, इस बार आई विल क्रैक द सीए फाउंडेशन एग्जाम, 4 स्नूज स्नूज, करेक्ट, हो सकता है, करेक्ट। तो वो चीज है, फिर उठ रहे हैं 10 बजे, यार आज का दिन खराब हो गया, तो उसके लिए मैंने नोट किया, आज का दिन लिख सकते हैं, एटलीस्ट याद तो रहेगा कि आज का दिन खराब हो, करेक्ट। तो ये चीज होगी, तो आराम आपके बिल्कुल उससे करेंगे तो आप एकदम, और अगर आप लाइब्रेरी लगा रहे हैं तो आप वाइब्रेशन वाला अलार्म लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे जरूर, ठीक है, लगाएंगे जरूर, बहुत हेल्प करेगा, आपको याद रहेगा कि बहुत कितने घंटे में क्या पढ़ना है। नहीं तो क्या होता है ना, हम मैथ पढ़ने बैठे तो पूरा दिन मैथ में ही चला गया, सोचा था कि 3 चीजें करेंगे बट मैथ्स का वही करते रह गए और उसी में खो गए थे हम लोग। तो वैसा हमें नहीं करना है, हमें अपने टाइम के हिसाब से चलना है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं एकदम भगवान बन जाओगे आप, एकदम टाइम पे सारी चीजें होने लगेंगी, वैसा नहीं होगा, बट यस एटलीस्ट आपको हेल्प होगी उससे फॉर श्योर, ठीक है। तो ये स्टडी प्लानर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्रिंट होने गया हुआ है, 90 डेज का है, इसमें 90 पेजेस रहेंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 60 का ही देना है क्योंकि 2 ही महीने रहते हैं, इस बार क्योंकि लेट हो गया तो 90 डेज का, यानी इस बार आपके पास टाइम भी ज्यादा है, नॉर्मली जो टाइम रहता है उससे ज्यादा टाइम है आपके पास पढ़ाई करने के लिए। और 90 डेज तो इतने ज्यादा डेज होते हैं कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो भी आप फाउंडेशन में 300 पार कर सकते हो, अगर स्टार्ट कर लोगे तो। ये तो ऐसा लगा कि अच्छा नहीं करेंगे तो भी, करेक्ट। तो अगर आप फाउंडेशन अभी से, मतलब आज 1 तारीख है, आज से भी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो
तो भी आप लोग इजीली क्लियर कर सकते हो। तो नेक्स्ट मंथ भी गुरप्रीत सर यही बोल रहे हैं, कह रहे हैं अभी 60 डेज बचे, अगर आप करेक्ट, फिर 30 डेज, गुरप्रीत सर फिर 15 डेज, फिर 15 डेज वाला मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल के रखा है, जो बोलता है कि 15 डेज है तो क्या होगा वो देख ले, ठीक है। अब ये बात हो गई। नाउ कमिंग टू द लेजेंड स्ट्रेटेजीज, करेक्ट, लॉ की स्ट्रेटेजीज बहुत होगी। नाउ ओवरऑल फाउंडेशन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो देखो, मैं बच्चों को बता बता के थक जाऊं, कोई मेरी नहीं सुनता है। दिस इज गॉड, दिस इज गॉड, ठीक है। ये अगर आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे, अपना फोन बंद करके, व्हाट्सएप बंद करके, इंस्टा बंद करके, क्योंकि उसमें टाइम कितना चला जाता। सर फोन का ऐड कर रहे हैं, कह रहे हैं यार पैसा तो नहीं लिया सैमसंग कंपनी से, नहीं लिया, वैसे इसी फोन ने जितना पैसा दिया इसी ने दिया, इसी की वजह से सक्सेसफुल है, ऐसा कह सकते हैं, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, इस तरह का फोन ले लेना है, अपना फोन को बंद कर देना, करेक्ट। एकदम प्रो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, आपके जीवन में जो 24 घंटे वो 28 हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपका दिन कटना मुश्किल हो जाएगा, आप कहेंगे यार सच में पढ़ ही लेता हूं, इतना टाइम बचा है तो, करेक्ट। अभी आप कहते होंगे कि टाइम नहीं है पढ़ने का, इसके बाद आप कहेंगे अभी इतना टाइम है, कितनी देर पढ़ूं मैं, बिल्कुल। तो आप इस पे लास्ट 3 महीने के लिए स्विच हो जाओ, ज्यादा नहीं, 3 महीने के लिए हो जाओ, करके तो देखो। वैसे भी कोई आपको इतना इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप नहीं कर रहा, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं कर रहा है, रात को फोन पे बात कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप करे, ये इंस्टा स्ट्रीक, वो अपनी स्ट्रीक कंप्लीट नहीं, छोड़ दो, हो जाएंगी। क्योंकि स्ट्रीक कंप्लीट होने के चक्कर में पता चला पेपर कंप्लीट नहीं हुआ वहां पे जाके, तो वो सब छोड़ दो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है ना, ठीक है। क्लियर है क्या? ये पहली लेजेंडरी प्रो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको। ये मजाक हो सकता है, लग रही हो कि ये एकदम वाहियात है, लेकिन बता रहा हूं इससे जो आपको इंपैक्ट पड़ेगा लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, वो आप खुद देखोगे कि एक्चुअली में टाइम जो है सब्सटेंशियली, मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं 12th का इंक्लूडिंग बोर्ड का, वो सब मैंने इसी स्ट्रेटेजी पे दिए हैं कि उस 12th में तो ये भी फोन नहीं था, करेक्ट। 12th में तो मैंने फोन, एक फोन था, वो मैंने मम्मी को बोला अलमारी में रख दो, आप पेपर हो जाएंगे फिर दे। 3 महीने अपना सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे, करेक्ट, सेम। लेकिन फिर यहाँ रहता था तो घर से दूर था, तो फोन एक तो होना चाहिए था कि घर वालों को पता चले कि जिंदा है कि नहीं है, करेक्ट। तो उसके लिए बस रखा हुआ था, और घर वालों का ही फोन आता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है इसका, करेक्ट। ज्यादा लोगों को किसी का आता भी तो मैं उठाता नहीं, क्योंकि सेव ही नहीं है फोन का, है ना। तो थोड़े बहुत नंबर मैंने याद करे हुए, बस उन्हीं का फोन उठाता हूँ, जैसे साइली मैम का मुझे पता कि यार इनका उठा लेना है, नहीं तो हो सकता है मुझे ही उठवा दें करेक्ट। तो मैंने याद करा हुआ कि साइली मैम का 690 से लास्ट में एंड में नंबर है, मैम का आ रहा है। विवेक मालू सर 333 से नंबर है लास्ट में, विवेक सर का आ रहा है। तो उतना मैंने याद रख लिया, 10-15 नंबर कि भैया इन्हीं के उठाने, बाकी किसी को उठाने ही नहीं, क्योंकि अपने को क्या ही काम। और एक और चीज फॉलो करता हूँ मैं, अननोन नंबर पे फोन नॉर्मली नहीं उठाता हूँ, बट अगर वो दूसरी बार करता है तो मुझे लगता है कि नाउ इट्स इंपॉर्टेंट कॉल, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। दोबारा कोई अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती दोबारा क्यों करेगा। ऑफिस में भी मैं यही करता हूँ कि किसी ने, एक बंदे ने मुझे काम दिया, तो मैं कहता था क्यों करना, लेट हिम टेल अगेन, तभी तो इंपॉर्टेंट होगा, वरना इंपॉर्टेंट था ही नहीं, मैं अपने इंपॉर्टेंट काम करूंगा ना यार, आई विल डू माय वर्क। तो वो दोबारा फॉलो अप ले रहा है, मतलब ये काम करने लायक था। और कई बार होता है अगर आप उसे नहीं करोगे तो वो दोबारा आता भी नहीं है, यानी वो कभी करना ही नहीं था। तो इससे भी आप टाइम बचा लेते हो बहुत सारी चीजों में। तो आपको ये करना है, तो फर्स्ट जो लेजेंडरी स्ट्रेटेजी मैंने बताई है आपको, फर्स्ट ही बता रहा हूं मैं आपको, ताकि एंड में फिर आप कहेंगे कि बाद में क्यों बता रहे हैं। आज ही बता दे रहा हूं, 90 दिन आपके पास है, तो आज ही से ही आप लोग चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा आपको रात को ऐसे ऐसे आदत होगी कि क्या हो रहा है, वो हो सकता है, बट हो जाएगा, हो जाएगा। सेकंड लेजेंडरी स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड लेजेंडरी स्ट्रेटेजी टेस्टेड है, पूरी टेस्टेड है, मतलब पूरा टेस्ट करा है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर, करेक्ट। सर लाइब्रेरी वालों से भी पैसा ले लिया आपने, करेक्ट, नहीं यार, क्या करना है, पैसा ले लिया दोस्त है। तो लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे तो प्रेस्टीज में तो बहुत सारी हैं, क्योंकि घर पे 2 प्रॉब्लम होती है। एक जो हॉस्टल वाले हैं उनकी दोस्तों वाली प्रॉब्लम होती है, उनके दोस्त उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं, ले जाते हैं कहीं कहीं घुमाने, कहते हैं हाँ तुझे नया पुणे दिखाता हूँ, करेक्ट। और जाके दुर्गा कैफे ले जाते, कह रहे वहां की जो कोल्ड कॉफी है वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, और वहां जाके भीड़ बढ़ा, इतनी दूर जाते हैं यहाँ पे। तो जो हॉस्टल में रहते हैं और जिनके दोस्त ऐसे हैं, करेक्ट, तो वो लोग तो पक्का पक्का लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो,
क्योंकि लाइब्रेरी आपका घर हो जाना चाहिए एटलीस्ट 3 महीनों के लिए। नेक्स्ट, अगर आपको क्लियर करना है ना, यहाँ पैसे भर के बैठे हो तो मतलब क्लियर तो करना चाहते हो, वरना क्यों भरते पैसे, नहीं भरते ना। अगर मन नहीं होता कहते हैं कुछ और कर लेंगे, धंधा काम धंधा, जरूरी है ये करना, लेकिन पैसे भरे हो मतलब करना चाहते हो। सेकंड चीज, जिनके जो घर पे रहते हैं उनके घर वाले उन्हें काम देते रहते हैं, कुछ ना कुछ बता देते हैं, ये कर दो वो कर दो। मेरे को तो बहुत परेशान करते थे जब मैं 12th में था, तो वो दुकान से ये दही लिया, पेपर है मेरे बोर्ड के, दही लिया, दही के चक्कर में अपना करियर खराब कर दो। करेक्ट। तो वो चीज अगर आपके साथ हो रही है और घर पे आपको टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का, तो भी आप लोगों को मैं बोलूंगा कि लाइब्रेरी, एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पढ़ रहे होते हैं बाजू में, तो आपका आवर खुद लगता है कि यार ये लोग पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ लेता हूँ। और मैं जब लाइब्रेरी में बैठता था तो बहुत सारे बच्चे पैसे भरते थे, बैग रखते थे, आते थे, चले जाते थे बैग रख के, तो भी मैं खुश होता था। मैंने कहा चलो ये नहीं पढ़ रहे, मैं तो पढ़ रहा हूँ, ये लोग तो रह जाएंगे, मैं निकल जाऊंगा। मेरे लिए तो वो भी मोटिवेशन था, जो आता था वो भी मोटिवेशन था, मुझसे ज्यादा कैसे पढ़ रहा है, और जो नहीं पढ़ रहा था वो भी मोटिवेशन था कि चलो इससे तो बेटर ही पढ़ रहा हूँ, कर लूंगा मैं। ये तो ये बिना पढ़े तो पेपर देने जा रहा है, कमरे में कुछ पढ़ के तो पेपर देने जा रहा हूँ। करेक्ट। तो वो चीज आपको हेल्प करेगी। दूसरा, लाइब्रेरी में दोस्त आप बना सकते हो जो पढ़ाकू हो, सिर्फ उतने, जो सिर्फ बातें करते हो उनसे नहीं, और नेगेटिव पीपल से भी हमें दोस्ती नहीं करनी है, जो कहते हो यार पेपर बहुत हार्ड आता है यार। अबे वो सबको पता है, क्या बता रहा हूँ मुझे। करेक्ट। तो अपने को उनसे नहीं करनी है, अपने को उनसे करनी है जो बहुत हेल्प करे। जैसे कि आप, मेरा एक फ्रेंड बना था सबीर करके, बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, हम लोग बाजू में बैठते थे लाइब्रेरी में रोज। तो ऑडिट और लॉ में मुझे दिक्कत होती थी, तो हम लोग साथ में बैठ के 2-2 3-3 घंटे पढ़ा करते थे। वो मुझे आंसर सुनाया करता था, मैं उसे आंसर सुनाया करता था, वो मुझे मारा करता था, मैं उसे मारा करता था गलत आंसर पे। करेक्ट। लेकिन हमने बहुत सारी, वो पास नहीं हो पाया उस बारी, मैं निकल गया था, बट याद मत दिलाओ, छोड़ो। लेकिन दोस्त अच्छा था वो मेरा। करेक्ट। तो बहुत हेल्प हुई उसकी वजह से, मतलब मेरे को पढ़ने में, क्योंकि कई बार हम बोर भी हो जाते हैं पढ़ते हुए, तो साथ में कोई पढ़ने वाला होता है, पढ़ने वाला। करेक्ट। नहीं तो साथ में मस्ती करने वाले बहुत है, सब लोग यही करना चाहते हैं, बट अगर कोई पढ़ने वाला है तो ही आप करो, वरना अपन अकेले भी काफी हैं। ठीक है, इतना चलेगा। तो सेकंड आपकी लेजेंडरी स्ट्रेटेजी क्या है कि अपने को लाइब्रेरी लगानी है, और अभी से लगा लो। ज्यादा से ज्यादा कितना, 5,000 रुपए से ऊपर नहीं लगेगा 3 महीने का, फॉर श्योर 5,000 से ऊपर तो लगेगा ही नहीं। 3 महीने का मैं बता रहा हूँ, जो 3 मंथ की कॉस्ट है, 3 महीने का आप भरो। डेली आ जाओ, सुबह यहाँ क्लास हो रही है, बल्कि टाइम का लगा लो कि भैया शाम का ही टाइम चाहिए। अगर यहाँ क्लास चल रही है तो शाम का लगा लो कि 2 बजे से 10 बजे तक का, बट लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कोई भी ज्वाइन कर लो, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, है ना, कोई नाम नहीं ले रहा हूं मैं, आपको लगेगा मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, है ना, और नाम लूंगा तो सबके ले लूंगा ताकि फिर भी जनरल लगे। ठीक है, ओके। तो ये चीज हो गई अपनी। देन मैथ्स की प्रैक्टिस भी आपको बहुत इनफ करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं चलेगा। इको बीसीके को कम टाइम दिया चल जाएगा, ठीक है। अकाउंट्स के इजी चैप्टर को कम टाइम दिया चल जाएगा, बट बड़े चैप्टर छोड़ के मत जाओ। क्लियर है क्या? तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप सच में पास होना चाहते हो। मैंने आपको फर्स्ट डे ही बता दिया है कि जो चीज आपको लगने वाली है, लाइब्रेरी लगाओ, स्टडी प्लानर पे रात को लिखो, सुबह टिक करते जाओ, क्योंकि आपको पता भी रहेगा कि कितनी चीजें टिक हुई हैं कितनी नहीं हुई। नहीं तो आपको ट्रैक रहेगा ही नहीं कि आपकी स्टडीज हो रही है या नहीं हो रही है। और डेली आपको सेल्फ स्टडी तो 6 to 8 आवर्स करनी ही करनी है फॉर द नेक्स्ट 90 days इफ यू वांट टू पास। करेक्ट। एंड दिस इज ओवर एंड अबव द क्लास, बिकॉज सेल्फ स्टडी में क्लासेस काउंट नहीं होती है। करेक्ट। यहाँ पे फास्ट ट्रैक बैच में मैं बताऊं कि टीचर्स का जो एफर्ट रहेगा वो आपकी प्रिपरेशन में 30% काउंट होता है। 70% अगर ऐसा होता कि सिर्फ क्लासेस से पास हो जाते तो सबका रिजल्ट पास ही आता ना। करेक्ट। और दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि आपको एक किसी बंदे को एक बारी में समझ आ गया तो मुझे भी एक बारी में समझ आ गया, या कोई चैप्टर बंदा 1 घंटे में कर पा रहा है तो मैं भी 1 घंटे में कर लूंगा। अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है तो डिवोट मोर टाइम। एवरीबडी इज डिफरेंट ना, तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। होंगे कई लोग जो 1 घंटे में कर लेते होंगे, हमसे नहीं होता है तो हम 2-3 घंटे पढ़ेंगे उसको, लेकिन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि और जो कह रहा है 1 घंटे में हो गया उससे बात करना बंद कर दो, क्योंकि वो आपको यार इसका तो हो भी गया मेरा नहीं हुआ। तो इससे बेटर है कि अपनी रफ्तार से चलो जो आपके हिसाब से ठीक है, बट इस रफ्तार से चलो कि पेपर तक सब कंप्लीट हो जाए। नहीं तो अपनी रफ्तार से सर वो 1 यूनिट तो कर लिया था मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, बाकी का सिलेबस रह गया सर, मैं वही कर पाया क्योंकि मैं स्लो था।
तो वैसा भी हमें नहीं करना, हमें थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है, थोड़ा सा फास्ट करना है, कुछ इंप्रूवमेंट करना है, तब जाके हम लोग क्लियर कर पाएंगे। क्लियर है क्या? तो कल से हम लोग नॉर्मली स्टार्ट करने वाले हैं क्लास, तो हम कल से ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मेरे को आज सिर्फ यही बताना था आप लोगों को कि हमें स्टडी कैसे करनी है बिजनेस लॉज की। जो आपको नहीं समझ आता है उसकी स्टडी हमें कैसे करनी है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको पीसीआर का क्वेश्चन बैंक भी सॉफ्ट में मिल जाए। करेक्ट, पीसीआर का क्वेश्चन बैंक मैं ट्राई करता हूँ कि आपको वो सॉफ्ट में मिल जाए, ऑडियोज मिल जाए, और कुछ भी जो मुझे मिलता है वो आपको दे दूंगा जो आपकी हेल्प कर सके। करेक्ट, ठीक है। बाकी किसी की कोई, अब बताओ क्या डाउट्स है पढ़ने में? नाउ ओपन फोरम है कि जिसको लगता है कि सर मेरे बिजनेस लॉ में ये धंधा नहीं चल रहा है सही से, ये धंधा बंद होने वाला है लग रहा है, ये ना हो पाएगा हमसे। करेक्ट, तो आप पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट है। बहुत सारे डाउट्स आए होंगे आपको पढ़ते हुए, अब तो बहुत टाइम हो गया आपको लॉ पढ़ते हुए, पेपर देते हुए, टेस्ट को पोस्टपोन करते हुए। करेक्ट, बहुत टाइम हो गया, तो आप अब पूछ सकते हो कि बॉस ये वाली प्रॉब्लम है। मेरे जीवन में बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज बिजनेस लॉ। क्या नीरज, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं लॉ में ही करता हूँ। एक भेजा था ना मैंने, नहीं स्टूडेंट का मैंने भेजा था, नहीं मैंने शेयर किया है, मैंने भेजा हुआ है, उसमें अच्छे मार्क्स भी थे उसको। 100% तो कितने मार्क्स थे उसमें, 80 थे क्या? 6 नहीं थे, मैंने शायद सिर्फ बिजनेस लॉ का शेयर किया हुआ। हाँ